आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको होशियार हो जाना चाहिए। आप जो मुख्तलिफ वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और बाद में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो 4 टॉप मोबाइल्स नेटवर्क पे फायरवॉल के इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि अगले 4 दिन तक फायरवॉल का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा मवाद जो हुकूमत को नापसंद होगा, वो जब अपलोड होगा तो फायरवॉल के जरिए उस मवाद को हटाया भी जाएगा, अपलोड करने वाले बंदे को ट्रेस भी किया जाएगा। उसके अलावा ये मवाद जहां जहां का सफर करके लास्ट एंड यूजर तक पहुंचा है, वो सब कुछ ट्रेस हो सकेगा। मवाद कहां से आया, किसने अपलोड किया, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, मौजूदा लोकेशन क्या है, जहां ये बंदा अब बैठा है वो लोकेशन तक भी पता चल जाएगी और फिर वो घेरे तंग किए जाएंगे। वो बात कि भाईजान एक कानून आ गया, हमने उसके ऊपर बहुत सी बातें करना शुरू कर दी कि ये कानून आया है तो कानून पे क्या होगा। वो कानून जो है उसके ऊपर तो बात वो होगी जो किसी को भी नोटिस भिजवाया जा सकता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था इसको कब्जे में करना बड़ा मुश्किल था हुकूमत के लिए। लेकिन हुकूमत ने अब उसका तोड़ भी ढूंढा। उस उसकी एक सादा सी मिसाल और शवाहिद वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके बीच में खबर आपको और दे दूं कि एक इक्तसादी सर्वे आया है जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है और जल्द ये सिंगल डिजिट पे भी चली जाएगी। पॉलिसी रेट जो है उसको बतदरीज नीचे आना चाहिए और महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है। कभी कभार ऐसी खबरें आती हैं कि बंदा उसको सुन के दिल ये करता है कि अपने बालों को नोचे, खुद को थप्पड़ मारे या जमीन के अंदर गड़ जाए। ये कभी कभार कैफियत तारी होती है। और जब 11% की आप महंगाई की बात करते हैं कि 48% से नीचे आके 11% पे आ गई, ये पूछिए उस तबके से जो मुतवस्सत तबका है, उससे पूछिए कि ये कितने फीसद पे है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तुम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हो। और लोगों के तो वो 200 यूनिट जो बिल है, यानी एक मुझे किसी का फोन आया कि भाईजान मेरे 196 यूनिट थे तो ये मीटर रीडिंग वाले करके गए, इन्होंने 6 यूनिट इजाफी लगा दिए हैं, मेरे 202 यूनिट कर दिए गए हैं और अगले 6 महीने मुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपसे खुदा का वास्ता है कि कोई एक बंदा दे दें कि जिसकी वजह से मैं अपने ये पैसे बचा सकूं। उसको लाले पड़े हुए थे। तो आप ये कहते हैं 11% तक महंगाई है, ऐसे लोगों को लाले क्यों पड़ने चाहिए। दूसरी तरफ इसी बीच में इमरान खान साहब का बयान देता हूं। वो कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से कि उसकी सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। अडयाला जेल में जो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की उनमें उनका कहना था कि मोहसिन नकवी ने जो कहा कि टीम की सर्जरी होनी चाहिए, तो खान साहब कहते हैं बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बतौर निगरान इलेक्शन कराने में नाकाम रहा, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं है और इसका अमेरिका के अंदर क्या काम है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी कहा कि मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खुसूसियात है, इसको निकालना चाहिए। कल मोहसिन नकवी साहब ने कौमी टीम की भारतीय टीम से T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कौमी टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। अब जो गुफ्तगू उन्होंने की मोहसिन नकवी साहब ने और जो गुफ्तगू खान साहब कर रहे हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अब हुकूमत के लिए अगर नापसंदीदा इसमें से कोई गुफ्तगू होगी तो वो फायरवॉल के जरिए डिटेक्ट हो जाएगी। इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि हम जेल सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर जनरल, जेल खानाजात और जेल में मौजूद वो कर्नल जिनका तज़किरा उन्होंने अदालत के अंदर भी किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेंबरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है, 6 लोगों से ज्यादा लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने शिकवा किया कि मुझे जेल में एक कैदी खाना बना के देता है। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए तो घर से खाना तैयार होके आता था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए कई लोग जेल में आते थे। उन्होंने एक और भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी इंस्पेक्टर जनरल, जेल खानाजात और सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सारे लोग मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुझे खामोश करवा के ये धांधली छुप जाए। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है कि भाई उनके पास जाएं और जाके अपना हल ढूंढें। कहते हैं वही धांधली करवाने वाला, तो हम उसके पास क्या लेने जाएं। उन्होंने कहा कि मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। मुल्क के अंदर जराए आमदन कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, सियासी इस्तेकाम के बगैर सरमायाकारी नहीं आएगी और अगर आमदन नहीं होगी तो अखराजात कैसे होंगे। जिस चीज से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा
ये उसी को रोक के बैठे हुए हैं और इधर मुल्क जो है वो फंसा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि जो पार्टी मैदान में नहीं आई उनको जितवा दिया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर 3 या 4 हल्के खुले तो फिर सारा इलेक्शन जो है वो मशकूक हो जाएगा। ये कभी नहीं हुआ कि बल्ले के बगैर पार्टी जो है वो 100 कर गई और मैच जीत गई। हमने बल्ले के बगैर 100 किया। उनका कहना था कि पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की गई, कार्रवाइयां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर है, उस पर भी धावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। अच्छा, उन्होंने जो पैगाम दिया है वो पैगाम भी सोशल मीडिया के तवस्सुत से पहुंचेगा। ये सारी खबरें आपको बताने का मकसद क्या है, यानी खबर मैंने कहां से शुरू की और बीच में इसको क्या शामिल किया, उसकी वजह यह है कि वो सारी खबरें पहुंचेंगी सोशल मीडिया के जरिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो उसका प्रचार नहीं होगा। अब जब सोशल मीडिया के जरिए वो खबरें पहुंचेंगी तो सोशल मीडिया पे उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं, बड़े व्लॉगर्स जिनमें आप बड़े बड़े नाम शुमार कर लें, इमरान रियाज खान साहब का नाम शुमार कर लें, साबिर शाकिर साहब का कर लें, डॉक्टर मोईद पीरजादा का कर लें, या फिर आप क्या नाम है मंसूर अली खान साहब का कर लें, यानी बड़े नाम, इनके अलावा भी जितने बड़े नाम हैं, आप जरा उनकी रीच उठा के देखें, जो व्लॉग की रीच है। मान लिया कि लोग किसी एक शख्स से मुतनफ़र हो गए होंगे या एक शख्स की बातें सुन सुन के उकता गए होंगे। कोई ना कोई तो शख्स होगा कि जिसकी अभी भी बातें सुनी जाती हों। कोई ना कोई तो शख्स होगा कि जो उस तवातुर से वीडियो नहीं बनाता हो कि जिस तरह धड़ाधड़ रोजाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ व्लॉगर जो है वो वीडियो बनाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर 3 बनाता हूँ, कोई 5-5, 7-7 भी बनाता है, कोई 2 बनाता है, लेकिन किसी की पूरे महीने के अंदर 15 वीडियोज हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। क्या उन सब की रीच वही है, उन सब की व्यूवरशिप वही है जो माजी में थी, माजी करीब में? क्या लोगों का शगफ उतना नहीं रहा? हाँ, नहीं रहा होगा, दिलचस्पी उतनी नहीं रही होगी, लेकिन किसी ना किसी एक की तो बरकरार रहनी चाहिए। नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक ऐसे सेटअप को इंस्टॉल किया है, एक ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है और एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल मवाद है, जो रोजाना की बुनियाद पे चलने वाला मवाद, आप जितने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनके जरा यूट्यूब चैनल्स उठा के देख लें और उसके ऊपर जरा आप देख लें कि क्या बना है उसका। पाकिस्तान में फेसबुक को तकरीबन तबाह कर दिया गया है। फेसबुक की रीच ही नहीं जाती, उसकी रीच ही रुक के रह गई है। वो मवाद नहीं जाता। मवाद आपको क्या मिलेगा? एंटरटेनमेंट का, और एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर आपको फहाशी का मवाद ज्यादा मिलेगा, जो पाकिस्तान का शायद ही कम हो, आपको इंडिया का मवाद ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी आपने एक तरफ जो किया तो उसका इंपैक्ट दूसरा क्या आने लगा? आपको स्क्रॉलिंग में ऐसी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी जो उस मवाद के ऊपर मबनी है। एंटरटेनमेंट को फरोग दिया गया और इसकी रीच को कम कर दिया गया। अब जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है उसके बाद ये तज्जिया करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि किसने हुकूमत के खिलाफ मवाद को नशर किया। एक तो मवाद वो है कि जिसमें बाकायदा तौर पर गालियां दी जाए, जिसमें अलकाबात से नवाजा जाए, जिसमें किरदार कुशी की जाए, और एक मवाद वो है जो खबरों के ऊपर है, लेकिन आप दोनों के ऊपर कदगन लगा के दोनों को महदूद कर देंगे। आप फिर ये भी बात करते हैं कि रोजी रोटी के लिए या डॉलर की कमाई के लिए ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिनका काम ही ये है, जिनका काम ही खबर को तलाश करना है, अवाम तक पहुंचाना है, सारे लोगों में उनको भी रगड़ देंगे। और वो आप बेसिकली उनको रगड़ने के चक्कर में दूसरे भी रगड़ देंगे, क्योंकि दूसरों का कोई आपको खौफ नहीं है। आपको जिनका खौफ है उनकी रीच कम भी है तो आपको उनसे खौफ है। तो इस चक्कर के अंदर आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हुई दिखाई देंगी। इससे अगर ये सारा कुछ करके आप मईशत को बेहतर कर सकते हैं, अगर आप ये इसी तरह की खबरें, या 11% के ऊपर महंगाई, खुदा का नाम लें कि 11% के ऊपर महंगाई, बिजली की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह तक आपने पहुंचा दी है और आप कह रहे हैं कि 11% तक महंगाई है। गाड़ियों की कीमत बुलंद तरीन सतह पे है, आप कह रहे हैं कि 11% महंगाई है। इंपोर्टेड अशिया की कीमतों के ऊपर आप फिर से टैक्स लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 11% महंगाई है। आप बेकरी आइटम्स पे जाए ना जरा, आप 3-4 चीजें लेंगे 3,000 का बिल बन जाएगा और ये कहते हैं कि 11% महंगाई है। यानी कहीं ना कहीं तो सोचे कि भाई बात करते हुए वो क्या उस पैराए के अंदर है?
कब तक ऐसा चलाते रहेंगे? कर लें सारा कुछ बंद कर दें। अगर उससे तरक्की होती है तो कर लें, 100 बिस्मिल्लाह कर लें। हम चंद लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा, पूरे मुल्क का कारोबार तो चलेगा। हम भी कुछ हाथ ढूंढ लेंगे, करके दिखा लें अगर ऐसा होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।